नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्मोड़ा में 4 जून को प्रस्तावित कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दौरे को लेकर पार्टी ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। आपको बता दें, राहुल गांधी सिमकनी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से हमारे संवाददाता शुभम जोशी ने खास बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं। 4 जून को राहुल गांधी के अल्मोड़ा दौरे को लेकर काफी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तो आइए जानते हैं यशपाल आर्या जी से कि इस तैयारियों को लेकर किस तरीके से राहुल गांधी क्या संबोधित करने वाले हैं और क्या कहने वाले हैं। देखिए, अल्मोड़ा कला और साहित्य का एक अद्भुत संगम है, सांस्कृतिक नगरी है। अल्मोड़ा त्याग और बलिदान का प्रतीक है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश के निर्माण से देश के विकास में अल्मोड़ा जनपद का विशेष योगदान रहा है। स्वतंत्रता संग्राम का कहानी इतिहास में सब अंकित भी है और 4 जून हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। हमारे नेता करोड़ों करोड़ों के जननायक और हमारी आशाओं उम्मीदों के प्रतीक 4 जून को ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। आदरणीय राहुल गांधी इसमें अपना संबोधन देंगे और निश्चित रूप से यह रैली ऐतिहासिक होने जा रही है, शानदार होने जा रही है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। सब लोग एकजुट होकर इस रैली को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी से पिछले एक हफ्ते से जुटे हुए हैं और मैं भी इसी रैली के संदर्भ में आज आपके बीच में आया हूं। और निश्चित रूप से मेरा मत है कि रैली 2027 को जो हमारा चुनाव होने जा रहा है, एक ऐतिहासिक रैली तो होगी ही और राहुल जी का उद्बोधन संबोधन निश्चित रूप से हम सबको नई ऊर्जा शक्ति देगा। और यहाँ के जो मुद्दे हैं, जो विकास का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार अहम मुद्दा है। आज भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी हैं। महिला अपराध में उत्तराखंड पहली पायदान पर है और नौजवान हताश है, निराश है, कुंठित हैं, रोजगार नहीं है, पेपर लीक हो जाते हैं और लगातार ये होत देखने को मिला है। और जिस तरह से यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। 1700 हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, जूनियर हाई स्कूल बंद हो चुके हैं, प्राथमिक विद्यालय बंद हो चुके हैं, 1200 गांव भूता साबित हो चुके हैं, गोस्ट विलेज हो चुके हैं, पलायन लगातार हो रहा है और स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, लोग डरे हुए हैं, बुनियादी ढांचा बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, विकास का कहीं पर रोड मैप नहीं दिखाई देता है। तमाम मुद्दे हैं जो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनके साथ अन्याय जातियां बढ़ रही हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं, आज उसका ताना माना बिखर रहा है। तमाम मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर निश्चित रूप से इस रैली में प्रखरता के साथ आदरणीय राहुल गांधी उठाएंगे और एक संदेश भी देंगे कि उत्तराखंड में हम नहीं चाहते कि उत्तराखंड की बदहाल स्थिति हो। उत्तराखंड आज हर मामले में पिछली पायदान में खड़ा है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हो, चहुमुखी विकास हो और सबकी सरकार बने, जनता की सरकार हो। इसी को लेकर ये ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। मेरा मत है कि इस रैली बहुत बेहतर होगी, शानदार होगी और कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की है और वो मेहनत 4 जून को दिखाई देगी। हम बेसब्री से आदरणीय राहुल गांधी जी का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इसी के साथ में अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में एक अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों और व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान सभी जिलों के अधिकारी और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने यात्रा मार्गों, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही आपदा प्रबंधन से संबंधित तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएम धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा जो है वो सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
तो आपको बता दें, आज सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की। वर्चुअल तरीके से कई अधिकारी जो है इस कार्यक्रम में जुड़े। आपको बता दें, जिला के कई अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े और आपदा प्रबंधन संबंधी दिशा निर्देश जो है वो सीएम धामी द्वारा दिया गया। आपदा प्रबंधन को लेकर व्यापक बातचीत की गई। कई सख्त दिशा निर्देश जो है वो अधिकारियों को दिए गए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चार धाम यात्रा के तहत केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर सामने आई है। आपको बता दें, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण जून के पहले सप्ताह में हेली सेवा बुकिंग का अगला स्लॉट जारी करने जा रहा है, जिसके माध्यम से यात्री 15 जून के बाद की तिथियों के लिए टिकट बुक कर सकेंगे। आपको बता दें, यूकाडा के सीईओ डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि वर्तमान में तीनों सेक्टरों में 8 हेलीकॉप्टर कंपनियां सेवाएं दे रही हैं और 15 जून तक की सभी टिकटें पहले से ही बुक हो चुकी हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगले चरण की बुकिंग की तैयारियां भी अंतिम चरण में है। उन्होंने ये भी बताया कि टिकटों का 90% हिस्सा ऑनलाइन और 10% काउंटर के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी बनी रहे। मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए सभी तैयारियां सावधानी पूर्वक की जा रही है और मौसम विशेषज्ञों से लगातार फीडबैक भी लिया जा रहा है। तो आपको बता दें, देहरादून में हेली सेवा का नया बुकिंग स्लॉट जो है वो जल्द ही जारी किया जाएगा। 15 जून के बाद की यात्रा के लिए भी टिकट ऑफलाइन भी खुलेंगे। आपको बता दें, यूकाडा ने पारदर्शी बुकिंग व्यवस्था पर इस बार जोर दिया है, जिसमें 90% टिकट जो है वो ऑनलाइन और 10% काउंटर से बुक किए जाएंगे। तो यूकाडा ने पारदर्शी बुकिंग व्यवस्थाओं पर इस बार जोर दिया है। सेक्टर में 8 कंपनीज अभी तीनों सेक्टर में 8 कंपनीज हमारी काम कर रही हैं और 15 तक हमारे जो अभी के टिकट्स हैं उसके बाद में जो टिकट्स हैं उनमें कितना कैपेसिटी के टिकट्स हैं, ऑनलाइन टिकट कितने किए जाने। अभी वो 90% टिकट्स हम लोगों ने ऑनलाइन किए, 10% टिकट हम विंडोज़ पे दे रहे हैं। तो बाद में चूँकि वेदर कंडीशन अनप्रेडिक्टेबल होती है, तो सचिव महोदय या माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन से और वेदर एक्सपर्ट जो होंगे उनके माध्यम से हम पूरी सूचना प्राप्त करने के बाद में बेटर तरीके से उसको हैंडल करेंगे। और 15 के जो टिकट्स हैं जून के प्रथम सप्ताह में हम लोग उसके बाद के टिकट्स को हम लोग ऑनलाइन करेंगे। अब रुक कर लेते अगली खबर की। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उनके शासकीय आवास पर यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात की। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा अध्यक्ष का उत्तराखंड आगमन पर स्वागत और अभिनंदन भी किया। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पारस्परिक हितों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा भी हुई। साथ ही दोनों राज्यों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया गया। तो आपको बता दें, उत्तराखंड के कृषि मंत्री ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात की। दोनों राज्यों में जो सहयोगिता बढ़ाना है उस पर भी जोर दिया गया। सतीश महाना ने मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर एक दूसरे से उन्होंने चर्चा भी किया। उत्तराखंड यूपी के हितों को साझा किया गया। तो देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सतीश महाना से मुलाकात की। इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पारस्परिक सहयोग की भी चर्चा की गई। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। देवप्रयाग में गंगा होटल दर्शन के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर लगभग 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राहत बचाव टीमें तत्काल मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य अभी भी लगातार जारी है। तो देवप्रयाग में सड़क हादसा हुआ है। वाहन जो है वो 200 मीटर की गहरी खाई में जाके गिरा है। गंगा होटल दर्शन के पास ये बड़ा हादसा हुआ। मौके पर पुलिस और राहत बचाव की टीमें जो है वो लगी हुई हैं और लगातार बचाव कार्य जो है वो जारी है। तो गंगा होटल दर्शन के पास ये बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें, 200 मीटर गहरी खाई में एक
गाड़ी जो है वो गिरी हुई है। मौके पर पुलिस और राहत बचाव टीम जो है वो लगी हुई है। तो देवप्रयाग में ये बड़ा दुर्घटना जो है देखने को मिला है, जहां 200 मीटर गहरी खाई में एक गाड़ी गिर गई है, जहां कई लोगों के फंसे होने की आशंका भी जो है वो जताई जा रही है। हालांकि पुलिस और राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगी हुई है। तो 200 मीटर गहरे खाई में वाहन गिरने से ये बड़ा हादसा जो है हो गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। विकास खंड थराली के देवलकोट की ग्राम प्रधान गुड्डी देवी ने काफल लेने जंगल गए युवक की दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में दैवीय आपदा मद से आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग को लेकर उप जिला अधिकारी थराली यशवीर सिंह रावत को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि 17 मई को अमित कुमार ने थराली काफल लेने वन पंचायत मेल्ठा गया था और इसी दौरान अचानक आए आंधी तूफान में पेड़ की टहनी टूटने से वो चट्टान पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए उसे थराली से कर्णप्रयाग और फिर श्रीनगर रेफर कर दिया गया, जहां दून अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। ग्राम प्रधान ने बताया कि मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है और परिवार में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं है। इस कारण परिवार को दैवीय आपदा मद से आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। इस मामले में पूर्व राज्य आंदोलनकारी भोपाल सिंह गुसाई ने भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर सहायता की मांग की थी। परिवार ने प्रशासन से त्वरित मदद की गुहार लगाई है। आज हम उप जिलाधिकारी महोदय थराली से एक निवेदन करने आए थे। जो अक्षय सन ऑफ गजपाल राम ग्राम मेठा वाला 17 तारीख को काफल खाने के लिए मेठा वन पंचायत में गया था। भयंकर आंधी तूफान आने के बाद वो गिर गया था और पत्थर पर गिरने से जो है काफ़ी घायल हो गया था। उसको जो है थराली में सामुदायिक केंद्र के लिए जब सूचना दी गई, यहाँ से एम्बुलेंस आई, उन्होंने यहाँ से उसको रेफर कर्णप्रयाग में किया। कर्णप्रयाग वालों ने श्रीनगर किया, श्रीनगर वालों ने ऋषिकेश रेफर किया और ऋषिकेश ने कहा यहाँ पर बेड की व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने दून मेडिकल कॉलेज के रेफर किया। तो दून मेडिकल कॉलेज के गेट पर जाते ही अक्षय ने दम तोड़ दिया और 19 तारीख को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया था कि इनको जो है देवी आपदा में सहायता दिलाई जाए। पुनः आज अक्षय की नानी शांति देवी, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत देवलकोट, सरपंच वन पंचायत मालबजवाड़ और हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकारी अध्यक्ष दर्शन जी, हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। समुचित जांच करके इस पीड़ित परिवार को, असहाय परिवार को देवी आपदा में सहायता दिलाई जाए। आशा नहीं, विश्वास है कि सरकार शांति देवी की इस बात को सुनेगी और इन्हें आर्थिक सहायता देगी, जैसे गरीब परिवार को एक सहारा मिल जाएगा। धन्यवाद। अब रुक कर लेते अगली खबर की। पर्यटन सीजन के चरम पर पहुंचते ही मसूरी में पेयजल संकट गहरा गया है। शहर के कई इलाकों में पानी की कमी से होटल व्यवसायी, व्यापारी, होम स्टे संचालक और स्थानीय लोग परेशान हैं। इस बीच 144 करोड़ रुपए की यमुना पंपिंग पेयजल योजना की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। मसूरी होटल एसोसिएशन, ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन और होम स्टे संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को ज्ञापन भेजकर समस्या के समाधान की मांग की है। संगठनों ने जल संस्थान कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी कि यदि 3 दिनों के भीतर जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कार्यालय में तालाबंदी कर मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च किया जाएगा। वहीं संस्थान का कहना है कि बारिश से पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त होने और तकनीकी खराबी के कारण समस्या आई है, जिसे जल्द दूर कर लिया जाएगा। एक पर्यटन नगरी है, इसको सारे अधिकारी और राजधानी के नजदीक सबसे पर्यटन जो स्थल है राजधानी के नजदीक है। यहाँ पर टूरिस्ट के साथ ही साथ वीआईपी एक्टिविटी ज्यादा होती है, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि पर्यटन सीजन आने से पूर्व एक तमाम बैठकें, तमाम विभागों की, तमाम मसूरी के नागरिकों के साथ बैठकें होती हैं
और इस वर्ष भी हुई। और हर वर्ष ये कहा जाता है कि पर्यटन सीजन को संभालने के लिए पानी, बिजली और ये तमाम सारी आपूर्तियां होनी चाहिए। पुलिस विभाग हो, जाम हो, ये तमाम विषयों पे चर्चा होती है। तो उसी बैठक में जल संस्थान ने अधिकारियों ने ये वायदा किया था मसूरी की जनता से कि पर्यटन सीजन आने से पहले हम मसूरी में पानी का भंडारण इतना कर देंगे कि तमाम आम लोकल को, आम टूरिस्ट को, होटलों को, होम स्टे को तमाम समय से पानी दिया जाएगा। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है, मई में जैसे सीजन शुरू हुआ 15 के बाद, वैसे पानी की समस्या खड़ी होने लगी। तमाम जगहों से शिकायतें जा रही हैं, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम क्या है। पहले हुआ कि आज से 4-5 दिन पहले जिंसी में पानी कमी हो गई, जिसे कि हम दूर करने के लिए एचडी पाइप दे दिए, जिससे पानी ठीक हो गई। और उसके कल होकर हुआ कि आंधी आई, आंधी ने कोल्टी में पूरा पानी, पोल गिर गई, जिससे कि पूरा कोल्टी बंद हो गया। और उसके कल होकर यमुना का पानी आना बंद हो गया, और फिर उसके कल होकर भिलारू में पानी बंद हो गया। तो अगर सारी आपदा एक साथ आएगी तो दिक्कत तो होगी। अगर हमारे पास पानी नहीं होगा तो फिर सप्लाई कहाँ से करना है हमें। तो आज के टाइम पे सारी जगह जो दिक्कत थी वो सही हो चुकी है, और वर्तमान में पानी की कोई दिक्कत नहीं है। पानी आ रही है, चलेगी अच्छी तरीके से। इतने प्रॉब्लम सब दूर हो गए हैं। अगर फिर से दोबारा कोई आपदा ना आ जाए तो फिर पानी ठीक रहेगी। यमुना वाली योजना का क्या हाल है? यमुना चल चुकी है और उसका पानी सही चल रहा है, अभी तक 8 MLD आ रहा है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। विकास नगर के सहसपुर स्थित ढाकी क्षेत्र से प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राज्यव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 1 जून से 30 जून तक पूरे उत्तराखंड में चलाया जाएगा। आपको बता दें, अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि का संरक्षण, किसानों को जागरूक करना और सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंचाना है। इस दौरान किसानों को क्रेडिट कार्ड यानी KCC, सॉइल हेल्थ कार्ड और कृषि यंत्रीकरण और अन्य योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि ये केवल खेत बचाने का अभियान नहीं, बल्कि किसानों के सम्मान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का संकल्प है। उन्होंने कहा किसानों को रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग और जैविक खाद अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा, जिसमें सरकार हर स्तर पर उनका सहयोग करेंगे। भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए। आज भी 70% से हमारी आबादी गांव में रहती है। किसान खेती करते हैं और उससे अपना गुजारा बसर करते हैं, अपनी इनकम करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से केंद्र में सरकार बनी है, लगातार किसान के बारे में सोचा जाता है। किसान सम्मान निधि देकर किसानों को आय दुगनी करने का प्रयास मोदी सरकार कर रही है। और आज हमारे कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से इस विभाग को संभाला है, एक रफ्तार इस विभाग को दी है। अभी हमने पूर्व में निश्चित कृषि संकल्प यात्रा निकाली थी। हमने कहा लैब टू लैंड। पहले क्या होता था, भूमि की टेस्टिंग लैब में होती थी। हमने कहा वैज्ञानिक किसान के खेत में जाएगा तो वहीं पर उसकी टेस्टिंग करेगा। आज लाखों किसानों ने उसका लाभ लिया है। और आज 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक खेत बचाओ अभियान की शुरुआत हमने आज यहाँ से की है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रुड़की के झरबेड़ा क्षेत्र के सढौली गांव की बेटी काजल ने SDM बनकर अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता के बाद घर पर शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें, राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी भी उनके आवास पहुंचे और उन्हें बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। काजल ने MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्य किया। कड़ी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने प्रशासनिक सेवा में सफलता हासिल करते हुए SDM पद पर चयनित हुई हैं। अपनी उपलब्धि से उत्साहित काजल ने इसे परिवार के सहयोग और निरंतर परिश्रम का परिणाम बताया। उनकी सफलता क्षेत्र की अन्य बेटियों के लिए भी प्रेरणा बन गई है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। पिथौरागढ़ के रिंगू गांव में मदकोट बैगा रिगू चुलकोट भुटकुरा मोटर मार्ग की बदहाल स्थिति को लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन का नेतृत्व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विक्रम दानू ने किया, जिन्होंने ग्रामीणों के साथ सड़क का स्थलीय निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर सड़क धंसने और सुरक्षा दीवारें क्षतिग्रस्त होने की स्थिति सामने आई है। ग्रामीणों के अनुसार 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद संबंधित विभाग द्वारा मरम्मत कार्य नहीं कराया गया, जिससे क्षेत्र की लगभग 7 ग्राम सभाओं के लोग प्रभावित हैं। ग्रामीणों, स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। विक्रम दानू ने आरोप लगाया कि कई बार प्रशासन और संबंधित विभागों को अवगत कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस रोड के बारे में हमने जिला अधिकारी महोदय को भी दिया था। लगभग 2-3 महीने हो गए हैं, फिर भी कोई शासन प्रशासन इस पर कोई अमल नहीं ले रहा है। अगर इस चातुर्मास से पहले अगर रोड नहीं बनता है तो हम पूरे गांव वाले तहसील प्रशासन में आमरण अनशन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन रहेगी। उत्कोट फाफा PMGSY मोटर मार्ग की पिछले 1 साल से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है। जगह जगह मोटर मार्ग और दीवार क्षतिग्रस्त है। हमारे द्वारा और बड़े भाई हमारे ग्राम प्रधान रिंगू और ग्राम प्रधान चुलकोट, ग्राम प्रधान फाफा, ग्राम प्रधान उछाती और ग्राम प्रधान ढीलम के द्वारा और बार बार शासन प्रशासन को और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में शराब से होने वाले राजस्व को लेकर सरकार ने इस वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बड़ा लक्ष्य तय किया है। आपको बता दें, इस बार कुमाऊं मंडल से 944 करोड़ रुपए के राजस्व का टारगेट रखा गया है। राजस्व बढ़ाने के लिए इस साल 40 नई शराब की दुकानों का आवंटन भी किया गया है, लेकिन अब आबकारी विभाग ने ओवर रेटिंग और अवैध वसूली पर सख्ती करते हुए नई व्यवस्था लागू की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब हर शराब की दुकान के बाहर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही आबकारी इंस्पेक्टर का मोबाइल नंबर और एक शिकायत QR कोड भी दुकान पर लगाना जरूरी किया गया है। ग्राहक अगर तय कीमत से ज्यादा वसूली की शिकायत पाते हैं तो वो तुरंत QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। 26-27 में मंडल का राजस्व लगभग 944 करोड़ का है, जो गत वर्ष 875 करोड़ के आसपास था, और दुकानों की संख्या भी लगभग 395 इस समय वर्तमान में पूरे मंडल में शिफ्ट हुई है। लगभग 345 के आसपास दुकानें और इस बार 945 के आसपास या 944 पॉइंट समथिंग कुछ रेवेन्यू है। ओवर रेटिंग के लिए जनपद में हमारे एक सभी दुकानों पर QR कोड और शिकायत नंबर जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक के सभी पर लिखे रहते हैं। कोई भी जिसको ओवर रेटिंग की शिकायत है वो जिला आबकारी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।